हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर थोड़ी सी जगह में अगर परावैद्युत पदार्थ रखा है तो उसकी धारिता क्या होगी। क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता पढ़ा था जब उसकी प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु भरी हो। उसके बाद फिर एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूरा भरा हो तब उसकी धारिता क्या होगी। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ी सी जगह में परावैद्युत पदार्थ भरकर उसकी धारिता निकालेंगे, फिर देखेंगे कि धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हेडिंग रहेगी हम लोगों की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके उसको बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है परावैद्युत से आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। बच्चों इस टॉपिक का डेरिवेशन जो है, पहले मैं यहाँ पर माना उसका लिख दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या मानना है, और उसके बाद फिगर मैं आप लोगों के सामने बनाऊँगा, फिर आपको समझाऊँगा कि कैसे उसके बीच धारिता कम होती है या ज़्यादा होती है, क्या होती है, मैं आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले माना लिख देता हूँ, आप लोग देखिए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने माना लिख दिया कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों 1 व 2 का क्षेत्रफल a तथा इनके बीच की दूरी क्या है, d है। माना प्लेटों के बीच परावैद्युत की t मोटाई की पट्टी रखी है, जहाँ t जो है वो लेस देन है किसके, d के, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी है उससे छोटी है जो आपकी परावैद्युत पट्टी रखी गई, उसकी मोटाई उससे कम है। परावैद्युत का परावैद्युतांक क्या है, k है। ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो फिगर है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाया हूँ, बस देखिए आप लोग। केवल हमने यहाँ पर प्लेट बनाया है, ठीक है, प्लेट बनाया है और उसके बीच में क्या रखी है, परावैद्युत पट्टी रखी है। ठीक, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फिगर, उसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये है हमारी समांतर प्लेट की पट्टी 1 और 2, इसके बीच में टी मोटाई की इसकी जो परावैद्युत पट्टी रखी गई है, इसकी मोटाई कितना है, टी है। ठीक है, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब जो है डी ज़्यादा है, टी क्या है, कम है। ठीक है, तो टी छोटा है किससे, डी से। अब हम देख रहे हैं कि प्लेटों के बीच में ये आंशिक रूप से यानी पार्शली पार्ट में एक आपकी परावैद्युत पट्टी रखी गई है, जिसका परावैद्युतांक क्या दिया गया है, के दिया गया है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो प्लेटों के बीच में अभी इतने स्थान में क्या है, वायु है, और इधर भी इतने स्थान में क्या है, वायु है। तो हम कहें कि अगर पूछा जाए कि वायु में दूरी कितना है, तो चूंकि प्लेटों में पट्टी की मोटाई कितना है, टी है, और अगर वायु में दूरी पूछ रहा है तो डी में से, पूरी दूरी में से हम टी को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो जो ये वाली और ये वाली दूरी बचेगी, ये किसकी होगी, वायु की दूरी होगी। तो प्लेटों के बीच की वायु में दूरी जो है वो क्या है, डी माइनस टी होगी। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो हम डेरिवेशन इसका स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से इसे। अब हम मान लेते हैं कि पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश आता है, माइनस क्यू का आवेश आता है। ठीक है, अब जो है इस प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण प्लेटों के बीच क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन प्लेटों के बीच वायु है और परावैद्युत पदार्थ है, तो दोनों जगह वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों को
प्लेटों को +q व -q आवेश दिया जाता है, -q आवेश दिया जाता है, तो अगर आवेश दिया जाता है तो इसका क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा। तो फिर हम लिखेंगे कि प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वायु में निकालेंगे। तो यहाँ पर वायु है और यहाँ पर वायु है, तो दोनों जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होगी, E0 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0। ठीक है, क्योंकि प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या आती है, σ/ε0, क्योंकि एक प्लेट के कारण σ/2ε0 होता है और दोनों प्लेटों के कारण एक प्लस की है एक माइनस की है, तो इसके बीच जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, E0 बराबर σ/ε0। लास्ट क्लास में हमने आपको इसको डिटेल में बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं है तो उसका लिंक ऊपर नीचे आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर ये प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम जानते हैं सिग्मा क्या है, इस प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। ठीक है, अब चूँकि इसका भी क्षेत्रफल क्या है, a है, इस वाली प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या है, a है, और इस वाली प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या है, a है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, a है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होगा वो क्या होगा, q/a। फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि सिग्मा बराबर क्या होता है, q/a, तो अगर वायु में तीव्रता देखी जाए तो कितना हो जाएगा, E0 बराबर, यहाँ पर रखेंगे q/a तो हो जाएगा q/a ε0। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब ये हो गई वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि अब प्लेटों के बीच परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम लोग यहाँ परावैद्युत पदार्थ में निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं क्या है, EK है। ठीक, क्या है, EK। तो EK बराबर क्या हो जाएगा, σ/K ε0। ठीक है, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक आ जाएगा σ/K ε0। अब चूंकि सिग्मा बराबर फिर वही चीज़, सिग्मा बराबर क्या बताए हैं, q/a, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा EK बराबर q/, यहाँ पर हो जाएगा KA ε0, क्योंकि यहाँ पर q/a रखेंगे तो q/KA हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हमने वायु में विद्युत क्षेत्र निकाल लिया और परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब विद्युत क्षेत्र के आने से इसकी प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो विभवांतर दो जगह पे होगा, एक तो वायु में विभवांतर होगा और फिर परावैद्युत में विभवांतर होगा। तो पहले हम इसकी दूरी लिख लेते हैं, क्योंकि विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। तो यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र तो हमने निकाल लिया, अब हम दूरी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के बीच
के बीच वायु में दूरी, वायु में दूरी, ठीक। तो वायु में दूरी कितना होगी, d माइनस टी। अभी हमने आपको बताया था प्लेटों के बीच वायु में दूरी कितना होगी, d माइनस टी, क्योंकि t जो है वो d से क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगी, d माइनस टी। और परावैद्युत में दूरी, यहाँ पर लिखेंगे परावैद्युत में दूरी, परावैद्युत में दूरी, तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई जो है वो कितना है, t है, तो उसकी वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो परावैद्युत में दूरी क्या है, t है, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर। अगले पेज पर ले चलते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, ठीक है। तो प्लेटों के बीच कुल विभवांतर जो होगा v बराबर होगा वायु में विभवांतर और प्लस परावैद्युत में विभवांतर। तो वायु में विभवांतर को हम v नॉट मान लेते हैं और परावैद्युत में विभवांतर को हम v k मान लेते हैं, ठीक है। तो यही दोनों विभवांतर है, तो कुल विभवांतर बराबर क्या होगा, वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत में विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि v बराबर होता है e इंटू डी, v बराबर क्या होता है, e इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो दोनों के लिए हम यही बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे v बराबर, v नॉट कहाँ है, वायु में है, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र और वायु में दूरी, ठीक है। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना था, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, या हम कहें e नॉट लिख दें। वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना है, e नॉट है, और वायु में दूरी कितना है, d माइनस टी है, ठीक। ये हो गया हमारा v नॉट का यानी वायु में विभवांतर। फिर प्लस लगाएंगे परावैद्युत में विभवांतर, तो परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र और ई के और इंटू परावैद्युत पदार्थ में दूरी, तो टी है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर जो है ई नॉट का मान रख देते हैं हम, तो v बराबर ई नॉट का जो मान है वो है q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, और फिर प्लस लगाएंगे। और परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र कितना है, q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत में दूरी क्या है, t है, ठीक। अब जो है यहाँ पर हम और इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो v बराबर पूरे में देखिए q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे, d माइनस टी बचेगा, d माइनस टी ये बच रहा है, और प्लस क्या बच रहा है, t बाई के, टी बाई के, ठीक। यही क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी जो है ये है हमारी, ठीक है। प्लेटों के बीच में कुल दूरी की बात करी जाए तो यही इतना है, ठीक। ये हो गया विभवांतर। अब जो है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, तो यही क्या है, प्रभावी दूरी है। अभी लास्ट में इसका यूज लेंगे हम, अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर निकालते हैं धारिता। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अब धारिता C बराबर होता है Q बाई V, तो V का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो C बराबर हमें क्या मिलेगा, Q बाई V का मान ये वाला रखेंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो हमें C बराबर क्या मिलेगा, C बराबर यहाँ पर मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जा रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर बटे नीचे d माइनस टी प्लस टी बाई के, यही क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो
तब उसकी प्लेटों के बीच जो धारिता होगी, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो होगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। तो ये क्या है, दूरी है, यही क्या है, प्रभावी दूरी है। अभी ऊपर भी हमने बताया था। तो अगर इसकी प्रभावी दूरी को देखा जाए, ये कम है या ज़्यादा है, इसको देखते हैं, तभी तो ये धारिता में मतलब रिलेशन हम निकालेंगे कि धारिता बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी है। अब हम ये देखते हैं प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी कम है या ज़्यादा है। तो प्रभावी दूरी को हम लिखते हैं यहाँ पर डी इफेक्टिव। ठीक, मतलब प्रभावी दूरी डी इफेक्टिव लिखते हैं, बराबर कितना है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको डी इफेक्टिव बराबर डी तो ऐसे लिख लेते हैं, माइनस टी को हम करते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई के। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस टी हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तो माइनस 1 बाई के हो जाएगा। अब अगर इसको अगर देखा जाए तो डी इफेक्टिव जो होगा वो बराबर होगा डी माइनस टी और ब्रैकेट में क्या बचेगा, के माइनस 1 बटे के। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्लेटों के बीच की कुल दूरी कितना है, डी है। ठीक है, लेकिन प्रभावी दूरी जो है वो कितनी होगी, डी में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी दूरी प्रभावी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले दूरी कितना थी, डी, लेकिन अब प्रभावी दूरी जो है डी में से इतना सब कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब प्रभावी दूरी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी कम हो जाएगी, जिससे प्लेटों के बीच धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, अगर ये देखिए सी के व्युत्क्रमानुपाती है ये। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बना ले तो सी के व्युत्क्रमानुपाती है क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और यहीं से हमने प्रभावी दूरी बनाया था कितना, डी माइनस टी, ये इतना। तो ये प्रभावी दूरी क्या है, कम है, प्रभावी दूरी क्या है, डी से कम है ये इतना, क्योंकि डी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो डी से कम है। तो अगर ये दूरी कम है तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अगर दूरी कम है तो धारिता बढ़ जाएगी, और अगर दूरी ज़्यादा है तो धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, अपोजिट में होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी कम हो जाएगी, जिससे प्लेटों के बीच धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, या हम कहें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम वायु में जो संधारित्र की धारिता होती थी उसका भी फार्मूला ला सकते हैं, और परावैद्युत माध्यम में जो धारिता होती थी उसका भी फार्मूला ला सकते हैं। क्योंकि ये जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो धारिता है, लेकिन अगर यहीं हम t बराबर 0 कर दें, t बराबर क्या कर दें, 0 कर दें, तो हमें कहाँ धारिता मिल जाएगी, वायु में धारिता मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ स्पेशल कंडीशन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। पहली कंडीशन है कि
प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु हो, अर्थात T बराबर क्या हो जाए 0, मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है। तो वो जो फार्मूला है इसी में हम क्या रखेंगे, T बराबर 0। तो फार्मूला क्या है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी और प्लस T बाई के। यहाँ पर T बराबर हम 0 रखेंगे तो C बराबर हमें मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस 0 और प्लस 0 बाई के, या इसको लिख सकते हैं हम कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे, यहाँ देखिए इसको भाग देंगे, ये भी 0 हो जाएगा और D में से 0 हो जाएगा 0, तो यानी केवल क्या बचेगा D। यही क्या है, वायु में धारिता का फार्मूला है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रूव कराया था। ठीक है बच्चों, अब दूसरी कंडीशन जो है इसमें हम मानते हैं कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत है। अभी तक थोड़े से स्थान में था, लेकिन अब पूरे स्थान में परावैद्युत भर दिया है हमने, तो इसकी धारिता हम लोगों ने निकाला था। अब देखते हैं उस फार्मूले से ये आता है कि नहीं। तो C बराबर यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, पूरे स्थान में अगर परावैद्युत पदार्थ है, इसका मतलब हुआ कि T बराबर जो है वो किसके हो गया, D के हो गया। ठीक है, दोनों दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे तो धारिता क्या होगी, C बराबर फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी और प्लस T बाई के। ठीक, अब यहाँ पर जो है T D के बराबर है, तो लिखेंगे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस डी और प्लस T की जगह क्या लिखेंगे, D लिखेंगे और बाई के। ठीक, अब D माइनस डी तो आपका 0 हो गया और बचा आपका क्या, D बाई के, और K का क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर के A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यही क्या है, परावैद्युत पदार्थ में दूरी धारिता है संधारित्र की। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब लास्ट कंडीशन, एक तीसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी जो है वो किसकी है, धातु की है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी रखी गई है, धातु की पट्टी रखी गई है, धातु की पट्टी रखी है, तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है, यहाँ पर लिखेंगे धातु का परावैद्युतांक जो होता है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो के बराबर इनफाइनाइट होता है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो अगर धातु की पट्टी रख दी गई है तब धारिता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है हमारा उसको लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी और प्लस T बाई के। ठीक, तो चूँकि के बराबर क्या है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी और प्लस T बाई इनफाइनाइट। अब ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से जब किसी में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो सी बराबर क्या बचेगा, तो सी बराबर बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। तो अगर परावैद्युत पट्टी के बीच में धातु रखी है तब उसके लिए फॉर्मूला हम ये लगा देंगे कि सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बच्चों वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको फ्री डाउनलोड करने को मिल जाएगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वीडियो कैसी लगी ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।